गुड मॉर्निंग। सुबह की जो हमारी क्लास होती है उसमें हमेशा की तरह हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था, जीडीपी को लेके पढ़ा था और कुछ और टर्म्स हमने देखी थी। ठीक है। जितना जीडीपी टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से कुछ टर्म्स को समझना भी बड़ा जरूरी है जिनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझाई बात को? सिंपल बात करें, मतलब क्या मेरा कहने का मतलब क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट कह लो या आइटम कह लो या एक्टिविटीज कह लो, ठीक है, जिनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। शाबाश। अब मैं आपसे शुरुआत करूंगा जी। जीडीपी का डेफिनेशन तो आपको पता है जी, सम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री, दैट इज ए कॉल्ड जीडीपी। एक बात जी आगे, आपको क्या लगता है जी, कौन कौन सा एक्टिविटी जो है जो आप परफॉर्म करते हो, जो आपके दाएं परफॉर्म होती है, लेकिन वो जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता? शाबाश, आप बताओ। शाबाश, शाबाश, आप बताओ मेरे को। शाबाश, कहां से शुरुआत करें? आई विल स्टार्ट फ्रॉम किरणवीर, यू टेल मी। शाबाश। कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई जीडीपी से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, विच डिपार्टमेंट कैलकुलेट्स द जीडीपी, कितना परसेंट है जीडीपी। द पॉइंट इज कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फर्स्टली आई विल सीक योर ओपिनियन that what you think, that what are the various activities which are performed in your vicinity but they are not included while calculation of GDP. You tell me, Shabash. I will start from Kiran Mishra. थोड़ा इसको और सर थोड़ा जो सा। हम शाबाश। सर जैसे हम घर पे जो घर का काम करें, यस, कोई भी काम हो गया बच्चे, घर का कोई भी काम सेल्फ हो गया, सर्विस के लिए दैट, ऐसा। वो दैट इज कॉल्ड, एक टेक्निकल वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट इकोनॉमी। दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है जी। हाउस वाइफ घर में खाना बनाती है, जब मेल अपने यस। घर में खाना बनाता है, ठीक है, ही इज डूइंग सम सर्विसेज बट दैट सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड। बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी आदमी को, चलो वो हमारा, वो भी इंक्लूड नहीं होगा हमारा। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, वो हमें अगले टर्म्स में बात कर रहा हूं। मैं कहने का मतलब क्या है, तो जो भी नॉन मार्केट इकोनॉमी है जी, जैसे आपने घर का कोई काम कर दिया, ठीक है, तो जैसे किसी ने आपका फ्री में काम कर दिया, तो ये सारे के सारे क्या बच्चे, नॉन मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। अब दूसरी बात में जो मैं कहने जा रहा था, जिसको मैं कह रहा हूं जी अंडरग्राउंड इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी। हाँ, अब देखो जी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी का मतलब होता है, शाबाश, कि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, वो भी क्या होता है जी, जीडीपी कैलकुलेशन में होता ही नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब, जैसे आपने घर में किसी कुक को रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, आपके घर में कोई माली आता है, ठीक है, थोड़ा रख रखाव करने के लिए, आपकी गार्डनिंग को देखने के लिए, तो दैट सर्विस इज स्टिल नॉट इंक्लूडेड। तो वो क्या हो गया हमारा, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी। जैसे कोई रेडी फेडी वाला कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है। कोई रेडी वाला कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, ठीक है, कोई मूंगफली बेच रहा है, जब कुछ भी जो बेच रहा है, कोई कुलचा बेच रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो वो जो सेल परचेज हो रही है, स्टिल इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। उसकी जो सर्विसेज जो है, पर्टिकुलरली उसका जो सर्विसेज जो है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड
किसमें? वाइल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। इसको लिख लेना बच्चे आप लोग। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, कि जो इंफॉर्मल सेक्टर में जो सर्विसेज हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, एक बात और है, इसी के साथ कुछ टर्म और है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? वाटर एक्सचेंज। वाटर शब्द समझते हो? शाबाश। यस सर। वाटर शब्द का मतलब होता है Yes, यार, क्या मतलब होता है? सामान के बदले सामान सामान। सामान देना। के बदले सामान। आपको पेन की जरूरत थी तो ए ने आपको पेन दे दिया, ठीक है, और ए को जरूरत थी कॉपी की, आपने उसके बदले क्या दे दी? सब कॉपी दे दी, नोटबुक दे दी। तो दोनों की नीड्स क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। इसको बोलते हैं शाबाश। वाटर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड वाटर एक्सचेंज। तो वाटर एक्सचेंज में किसका एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये याद रखना भाई, एक्सचेंज ऑफ गुड, ठीक है, और इसमें कोई पैसा इंवॉल्व नहीं होता। नो मनी इज इन्वॉल्व, नो मनी इज इन्वॉल्व वाइल एक्सचेंजिंग। ए ने बी को दिया, मे भी पेन 500 रुपए का हो, कॉपी में भी 20 रुपए की हो, तो इसमें वाटर सिस्टम में ये चीज नहीं मायने करती। वाटर सिस्टम में शाबाश कि जो ए के पास पेन सरप्लस में थे तो उसने बी को दिया, बी के पास कॉपी जो थी वो सरप्लस में थी, वो उसने ए को दिया। दिस इज कॉल्ड वाटर एक्सचेंज। तो कहने का मतलब क्या होता है शाबाश, आज कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो या बेचते हो उसका एक मॉनेटरी वैल्यू, क्या है जी? मॉनेटरी वैल्यू। मान लो आपको पता है कॉपी 20 रुपए की है, आपको पता है एक पेन 500 रुपए का है, तो अगर आज के हिसाब से चलें, मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से चलें, तो ए को बी 4 पेन देने पड़ेंगे, तब जाके एक कॉपी का वैल्यू और 4 पेन का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी। बट इन केस ऑफ वाटर एक्सचेंज दिस थिंग इज अगेन इग्नोर। आपके पेन का मॉनेटरी वैल्यू क्या है, आपकी कॉपी की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो चीज वाटर एक्सचेंज में मायने नहीं करती, ठीक है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी में, ठीक है, अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर में, आपने घर में कुक को रखा, माली रखा हुआ है, आपके घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाली आती है, उसको आपने पैसा दिया, स्टिल दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज सर्विसेज जो है उसका इंक्लूजन नहीं होता जी। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी में जो आप लोग अपने घर का मुफ्त में काम करते हो, ठीक है, जब कोई आपके लिए मुफ्त में काम करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट इकोनॉमी। दैट सर्विस इज नॉट स्टिल नॉट इंक्लूडेड, दैट सर्विसेज इज स्टिल नॉट इंक्लूडेड। ये शब्द अपने कॉपी पे लिख लेना। एक नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेशन विद जीडीपी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। अब मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अंडरग्राउंड इकोनॉमी में फिर वो भी आ जाएंगी, मतलब क्या कहते हैं उसे, इलीगल एक्टिविटीज वाले जो होते हैं काम, वो भी आप बिल्कुल आगे, वो सारे आगे। यस, इलीगल एक्टिविटीज वाले, जैसे बंदा ड्रग्स बेच रहा है, इलीगल एक्टिविटी, वो उससे कितना पैसा कमाया, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। चोरी करते पैसा कमा रहा है, नॉट इंक्लूडेड। डाका करके किसी की मारपीट करके पैसा कमा रहा है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये यू आर राइट, ये भी आप लिख सकते हो बच्चे। ऑल इलीगल एक्टिविटीज के द्वारा अगर कोई पैसा कमाता है, दैट इज नॉट स्टिल इंक्लूडेड। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इलीगल एक्टिविटी समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ ना, चोरी डाका मारपीट करके किसी को धोखाधड़ी करके पैसा कमाना, दैट इज इलीगल एक्टिविटी। तो वहां से जो पैसा कमाया, चाहे आप गुड्स का लेन देन हुआ, चाहे सर्विसेज का लेन देन हुआ, है ना, मैंने किसी बंदे को दिया पैसा के, एक बंदे का मर्डर कर दे, तो बंदा मेरे लिए क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है मेरे लिए? चलो, ये डूइंग सर्विसेज फॉर मी, तो किस में आएगा? हमारा सर्विसेज में आएगा। तो उस सर्विसेज में उस बंदे ने जो पैसा कमाया उस सर्विस के बदले में, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। मेरी बात समझे ना आप लोग? तो इनफॉर्मल सेक्टर में खास करके, और साथ आप क्या सकते हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हिंदुस्तान में 83% लोग, 83% लोग जो हिंदुस्तान में है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब कोई रेडी बेच रहा है, कोई रेडी बना, ठीक है, कोई किसी दुकान पे बर्तन साफ कर रहा है, ठीक है, कोई
मार्केटिंग में काम कर रहा है ऐसे अपने से, ठीक है। वो 17% लोग हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो इनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होता है ना, शाबाश, तो उससे कितना गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लेकिन वो हमारा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता, वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये सारा चीजें हम लोग इंक्लूड करें तो हमारा जीडीपी कितना बढ़ जाए, हमारा जीडीपी कितना बढ़ जाए। और पूरे 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ 3% लोग ही हिंदुस्तान में जो क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वाले तो टैक्स पे करते ही नहीं। समझ आई बात को? ओके, अब मैं कुछ और बातें करूंगा जी। ये टर्म समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं टर्म लिखने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कास्ट का क्या मतलब होता है बच्चे, देखना। अगर मान लो कोई लड़की थी, शाबाश, रूरल एरिया में, ठीक है, बड़ी हुई, ठीक है, तो इसकी जॉब नहीं लगी थी। एक तो पढ़ नहीं पाई, तो इसकी जॉब नहीं लगी भाई। कोई भी हो सकता है, रूरल एरिया या अर्बन एरिया। अपॉर्चुनिटी कास्ट का क्या मतलब होता है, अगर इस लड़की को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती, ठीक है, या और अदर रिक्वायरमेंट जो इस लड़की को मिलती, तो शायद ये फ्यूचर में जाके कोई अच्छी बिजनेसमैन बनती, ठीक है, जो अच्छी सर्विसेज देती, तो हमारी जीडीपी में क्या होता है, इस लड़की की वजह से क्या होता, मुनाफा होता, जो फायदा होता। मेरी बात समझ रहे हो? शाबाश। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं रहता, फेल रहता, तो वो देश की इकोनॉमी के लिए क्या रहता है, शाबाश, दैट इज बर्डन। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट, अगर ऐसे मान लिया जाए कि अगर जो लड़की पढ़ लिख जाती या लड़का पढ़ लिख जाता, ठीक है, तो क्या होता, इसकी वजह से हमारे देश का जीडीपी बहुत बढ़ जाता। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट इस शब्द को बोलते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी दी जाती तो शायद वो अपने देश के लिए एक एसेट साबित होता, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट को जीडीपी कैलकुलेशन में भी क्या किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है। मान लो, ऐसे मान ले कि एक आदमी, अगर जो आदमी पढ़ लिख जाता, तो मैं भी हमारे देश की इकोनॉमी को 50 लाख का क्या होता जी, फायदा होता, या 1 करोड़ का क्या होता, फायदा होता। दैट इज द कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट को क्या किया जाता है बच्चे, इग्नोर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी। ये टर्म आपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कास्ट को कैसे मेजर किया जाता है, किसी देश में कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, वो मेजर किया जाता है एक इंडिकेटर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर आता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या बताने की कोशिश करता है कि एक देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकता है, अपने हेल्थ सर्विसेज को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, एजुकेशनल सर्विसेज को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? शाबाश। पढ़ने के लिए कितनी चीजें चाहिए? yes. पढ़ने के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए। एक तो आपकी अच्छी सेहत होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एजुकेशन सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए अच्छी खासी, 2 बातें होगी। और तीसरा, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए बच्चे, पैसा चाहिए। एजुकेशन में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। 3 चीजें चाहिए बच्चे आपको। आपको किताब खरीदनी, पैसा चाहिए, ठीक है। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, चाहे प्राइवेट में पढ़ोगे तो पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए तभी तो। पेन कॉपी आपको रेगुलरली चाहिए, है ना। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप स्कूल जाओगे, यूनिफॉर्म तो गवर्नमेंट देगी नहीं आपको, वो तो आपको खुद खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको पढ़ने के लिए कितनी सारी और मटेरियल चाहिए होगा। कभी आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीद रहे हो, है ना, कभी कुछ आप लोग खरीद लोगे जो जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो सब पैसों से आता है। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी देश का अपॉर्चुनिटी कास्ट मेजर करना है तो आप एचडीआई इंडिकेटर को देखो, क्योंकि एचडीआई 3 इंडिकेटर थे इसमें। एक क्या है इसमें, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा क्या है हेल्थ स्टैंडर्ड, और तीसरा क्या है जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहां पे नापा जाता है पर कैपिटा इनकम से, उसको लेके मैं अभी बात करता हूं। तो मैं कहने का मतलब क्या है, एक देश में जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी उतना ज्यादा वहां के पढ़े लिखे लोग अपने देश के लिए क्या होगा, एसेट्स होंगे। अगर वो अपने देश के लिए एसेट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द जीडीपी ऑफ द कंट्री, राइट। तो इस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। और अपॉर्चुनिटी कास्ट को मेजर करने के लिए इंडिकेटर एचडीआई, इसको लेकर थोड़ी देर के बाद फिर से आऊंगे। अपॉर्चुनिटी कास्ट, बात समझ आई? शाबाश। यस सर। ओके, एक और फैक्टर है जो जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं किया जाता, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। किस इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? शाबाश, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो इनकम इनइक्वालिटी, इसको भी जीडीपी कैलकुलेशन में इग्नोर किया जाता है, इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। ये भी आप लोग इसमें लिख लेना, इनकम इनइक्वालिटी इज आल्सो इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब एक बात और करूंगा जी, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर कौन सा टर्म्स है जो इनकम इनइक्वालिटी को लेकर बात करता है? वो टर्म है हमारा गिनी कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गिनी कोफिशिएंट के साथ एक टर्म और जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड लोरेंज कर्व। एक ही ये टर्म्स एक साथ ही बोली जाती हैं, गिनी कोफिशिएंट एंड लोरेंज कर्व। किसको लेके बात करते हैं? जब बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री, किसको लेके बात करते हैं? इनकम इनइक्वालिटी इन अ कंट्री को लेके जो है वो क्या करती है, बात करती है। तो क्या बात कर रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती, कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की जाती। तो दो टर्म समझना इसमें, एक अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इंपॉर्टेंट एंड सेकंड इज इनकम इनइक्वालिटी को लेकर। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर। अब देखो, दो बातें हमने पहले की थी। एक बात हमने की थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको लेकर बात की थी। और एक और इंडिकेटर हमने बात किया था, एक और इंडेक्स को लेकर हमने बात किया था, कौन सा था वो? शाबाश, एक था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दूसरा कौन था दादी? तो बताओ यार, एक और था, मैं माइंड से स्किप हो गया। तो एक दो दिन पहले डिस्कस कर रहे थे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी किया था, इंडिया का रैंकिंग में आपसे बात कर रहा था। एक और रैंक पड़ा कल से परसों, है कुछ याद? मेरे माइंड से निकल गया। चलो देख लेना आप लोग। अब एक और इंडिकेटर आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल बताओ ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी, किसका कंसेप्ट है? शाबाश बताओ जी, शाबाश। इस ये इंडेक्स लेके कौन आता, बताओ शाबाश। बताया था आपको यूएनडीपी, और एमपीआई भी कौन लेके आता है? शाबाश, यूएनडीपी प्लस यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एचडीआई, बहुत ही बढ़िया। एचडीआई इंडेक्स भी कौन लेके आता है? शाबाश, यूएनडीपी लेके आता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। और ये कंसेप्ट किसका था? महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उनका कंसेप्ट था जी एचडीआई। ठीक है, जिसको यूएनडीपी ने क्या किया, अडॉप्ट किया, और आज हर साल एचडीआई इंडेक्स रिलीज होता है जी। ठीक है, और ये तीन चीजों को स्टडी करता है। एक क्या आ गया, हेल्थ, दूसरा क्या आ गया, एजुकेशन, और तीसरा क्या आ गया,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीसरा आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कैसे नापा जाता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नापा जाता है पर कैपिटा इनकम से। किससे नापा जाता है? पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे नापी जाती है बच्चे? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आपके घर की मंथली फैमिली की सैलरी है जी 1 लाख रुपया। ठीक है, और फैमिली में कितने लोग हैं जी? 5 लोग हैं। तो बोलेंगे पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली कितनी है जी? 20,000 रुपए। दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली। तो मैं बात कर रहा हूं पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री। तो क्या हो गया? टोटल नेशनल इनकम डाल दो डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम से क्या इंडिकेट होता है जी? कि एक इंडिविजुअल के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। तो जितना ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगा, मतलब उस आदमी के हाथ में क्या है? उतना ज्यादा पैसा होगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा? उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा जी, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइफ कितना कंफर्टेबल आप लोग जी रहे हो। आप लोग टीवी देख पा रहे हो, फ्रिज खरीद पा रहे हो, कार है आपके पास, दैट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे नापा जाता है जी? आपके पास में कितना पैसा। तो किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिकेट करता है किसको? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ एचडीआई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ एचडीआई। इसको देख लेना बच्चे आप लोग। ठीक है, और सेकंड हम लोग किसको लेके बात करते हैं? एजुकेशन को लेके बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? यहां पे हम दो चीजें देखते हैं। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं? दो चीजें देखते हैं। एक हम लोग क्या देखते हैं जी? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या मतलब होता है बच्चे? एक बात देखो, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक। 10th क्लास के बाद क्या आ गया? 12th क्लास। 12th के बाद क्या क्या आ गया हमारे पास? ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या आ गया हमारे पास? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या आता है? सब पीएचडी आ गया। बात समझ आ गई? और लगभग अगर हम पीएचडी की बात करें तो 25 साल हम लोग लेके चलते हैं। मतलब 25 साल की उम्र में बंदा जो है पीएचडी कर लेता है, जैसे मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, अब देखना बच्चे ध्यान से। अब मैं क्या बात कर रहा हूं? एक बच्चा, अच्छा एक पहले आप लोग को मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसमें हम लिखेंगे अडल्ट के केस में। ठीक है, अडल्ट के केस में मतलब लगभग 25 साल मान के चलते हैं। आगे समझाता हूं इसको। ठीक है, और सेकंड क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन। फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। फॉर चिल्ड्रन, समझना बच्चा ध्यान से। फॉर चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। देखना ध्यान से इसको। तो मैं क्या बात कर रहा हूं शाबाश? पहला देखा जाता है कि हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा हुए। हिंदुस्तान में मान लो 100 बच्चे पैदा हुए थे। ठीक है, और इसमें ये देखा जाता है कितनी उम्र में बच्चे, कितनी उम्र में कितने बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? स्कूल ज्वाइन करते हैं। मान लो 60 लोग बच्चे स्कूल ज्वाइन करते हैं, 40 जो है वो बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते। बात समझ आई? तो 40 लोग दे लूज देयर अपॉर्चुनिटी। शाबाश, ताकि वो देश के लिए एक नेशनल एसेट क्या हो, साबित हो। तो 60 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया, वो चीज देखी जाती है जी। और जो स्कूल ज्वाइन किया
किस उम्र में ज्वाइन किया, वो डाटा जहां पे कलेक्ट किया जाता है एजुकेशन में। और दूसरी बात क्या होती है बच्चा, कि बच्चा मान लो सेकंड क्या देखा जाता है, मान लो 100 बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुए, 10th तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया शाबाश 80 बच्चे पहुंचे, 20 लोगों ने पहले पढ़ाई छोड़ दी। कोई भी कारण हो सकता है जी, घर की जिम्मेवारियां, ठीक है, या स्कूल घर से दूर तक, खास करके लड़कियों में, रूरल एरियाज में जहां स्कूल जो है घरों से दूर होता है तो लड़कियों की पढ़ाई वहीं पे ठप हो जाती है जी। आज की सोसाइटी में देश के 70 साल आजाद होने के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। बात समझ आ गया कि मान लो हमारे गांव में स्कूल था 8वीं तक, 10वीं तक स्कूल था थोड़ा दूर, तो घर वाले एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि लड़कियों को दूर नहीं भेजना जी, तो दूर नहीं गए तो उनकी पढ़ाई 8वीं तक खत्म होगी, ठीक है। जहां आज भी हमारी सोसाइटी में जो है ये विवाह, चाइल्ड मैरिजेस जो है, दैट इज स्टिल प्रैक्टिस है। लड़की 8वीं तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या करवा दी, शादी करवा दी, तो क्या हुआ शाबाश, अगली पढ़ाई खत्म, ठीक है। और सेकंड क्या देखा जाता है भाई, सेकंड ये देखता है 10th से 12th तक कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। मान लो 100 में से 80 ने पहले पढ़ाई छोड़ दी, अब 80 से जब 12वीं में मान लो अब कितने बच्चे हो गए, 70 हो गए। फिर हम लोग देखेंगे 70 से ग्रेजुएशन में कितने पहुंचते, तो ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने पहुंचते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन से पीएचडी तक कितने पहुंचते हैं। तो आप लोग देखोगे नंबर जो है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो आपने क्या देखना कि हिंदुस्तान में एवरेज बच्चे, एवरेज स्कूलिंग क्या है, कितनी पढ़ाई करते हैं जो, उसका आपने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। जहां पे क्या हो गया, कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और किस उम्र में बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, उसको लेकर डाटा कलेक्ट किया जाता है। और यहां पे क्या देखा जाता है, एवरेज एज ऑफ स्कूलिंग अप टू 25 साल तक, 25 साल तक इनकी स्कूलिंग कितने एवरेज, कितना एवरेज ये लोग जो है स्कूल में बिताते हैं। जैसे पहली से लेकर 10वीं तक 10 साल, फिर आगे 12वीं, तो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, अप टू फर्स्ट से लेकर पीएचडी तक वो एवरेज निकाला जाता है। और एजुकेशन इसका इंडेक्स जारी किया जाता है। 2 फैक्टर हो गए शाबाश, एक तो क्या होगा, बच्चा किस उम्र में, कितने बच्चे और किस उम्र में वो स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, अप टू पीएचडी 25 साल की उम्र तक, शाबाश। तो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है जी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट, राइट। तो इसके बेसिस पे एजुकेशनल डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो पहला क्या आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा क्या आ गया शाबाश। तो हेल्थ को लेके क्या आपको क्या लगता है जी, क्या इंडिकेटर होगा शाबाश, हेल्थ को लेके क्या होगा शाबाश, माल न्यूट्रिशन के लेके होगा सर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हिंदुस्तान में कितना एवरेज लोग कितना जिंदगी जीते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और आज के समय का जो डाटा है ना हमारे पास, उसमें हिंदुस्तान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 69 जे 69 है बच्चे, 69 पॉइंट समथिंग है ये, 69.5 है कुछ, मतलब आप मान के चलो 69 ईयर जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। हिंदुस्तान में एक आदमी जो जन्म लेता है इतना जिंदगी जीता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या इंडिकेट करती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेट करती है कि वहां का हेल्थ सर्विसेज कितना बढ़िया है, हेल्थ सर्विसेज। बात समझ आई। और आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो दैट इज अबाउट 83 ईयर्स। वहां पे जो आदमी जन्म लेता है कम से कम 83 ईयर जो है वो जीता है जी, 83 साल, 83 ईयर। आप इमेजिन करो कितना अच्छा हेल्थ सर्विसेज होगा उनका। मेरी बात समझ आ रही। और इन तीनों को स्टडी करके हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनको इंडिकेट करके इंडेक्स निकाला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो जे इसका जी इंडेक्स 0 से 1 तक इसका मेजरमेंट होता है। तो जो वैल्यू 1 के जितने ज्यादा नजदीक होगी, अगर HDI इंडेक्स का वैल्यू जो है 1 के जितने ज्यादा नजदीक होगा, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रेटिंग जो होगी उतनी ज्यादा होगी।
हाँ, इंडिया का है 69.7 है, जो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7 ईयर। ठीक है, और इंडिया का जो पिछले साल 2020 का जो रैंकिंग था, इंडिया का जो रैंक निकल के आया दैट वाज 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ठीक है, और इस इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया था। नॉर्वे ने क्या किया था? टॉप किया था। ये इंडिया का रैंकिंग है जी, HDI इंडेक्स 131 189। ठीक है, आपको क्या लगता है जी? शाबाश, इंडिया कहां पे लैग करता होगा? शाबाश, कहां पे लैग करता होगा? शाबाश, एजुकेशन। एजुकेशन में भी रहता है। कारण पता क्या एजुकेशन में क्या है? शाबाश बताओ, शाबाश। एजुकेशन में एक कारण तो ये है, फंडिंग नहीं होती। नहीं, फंडिंग तो होती है बच्चे, फंडिंग इनफ है। कारण ये है कि उस लेवल की ना होती। नहीं, मैं आपको बात बताता हूं ना। एजुकेशन में आपने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्कूल होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि खास करके कठुआ में भी ना, अगर आप, जैसे मैं सिंपल बात करूं जी, मैं अपने स्कूल की बात करता हूं कि मेरे स्कूल में अभी वो बच्चे थे, वो लड़की थी, अभी वो 5वीं भी नहीं पढ़ी है, 4th क्लास हुई तो उसकी शादी तय होगी। ठीक है, पिछले साल की बात है। तो उसको शादी तय होगी तो उन्होंने स्कूल, अभी थोड़ी देर पहले 2-3 महीने के लिए स्कूल खुले थे ना, तो वो जैसे जनवरी फरवरी में स्कूल खुले थे, तो उसको मैसेज भेजा, भाई आजा, भाई स्कूल आजा, स्कूल खुल गए हैं जी। तो उसके घर से मैसेज आया कि सर उन्हां से अपनी कुड़ी ब्याह नहीं है जी, उन्हां से स्कूल नहीं पढ़ानी कुड़ी। तो जे कुछ वो एक्चुअली वो दैट पर्टिकुलर गर्ल बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये चीज ना स्टिल प्रैक्टिसाइज होती है कि बड़ी छोटी उम्र में लड़की की क्या करते, 4th क्लास में पढ़ती है लड़की, अब कितनी एज होगी उसकी? 12 साल 13 साल, इतनी एज होगी। वो स्कूल भी थोड़ा लेट डालते हैं, इतनी उम्र होगी। आगे एक बच्चा जब 4th क्लास में पढ़ता है, 12-13 साल, तो 12-13 साल में क्या शादी करवा? एक कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या होता है कि स्कूल जो है ना, आज भी रूरल एरिया में स्कूल बड़े बड़े दूर हैं। प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा आपको, मिडिल स्कूल भी मिल जाएगा, हाई स्कूल थोड़ा दूर हो जाएगा, हाई सेकेंडरी थोड़ा उससे भी दूर हो जाएगा, जहां पे बच्चों को मेटाडोर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो उन बच्चों, खास करके लड़कियों की पढ़ाई वो वहां पर छूट जाती है। तो स्कूल 12वीं पास करेंगे तो फिर कॉलेज पहुंचेंगे, कॉलेज और दूर हो गया, यूनिवर्सिटी और दूर हो गई। बात समझ आई? तो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हर जगह नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है बच्चे, दूसरी बात ये होगी, अगर आपने एजुकेशन अचीव भी कर ली, फिर आपको क्या चाहिए? शाबाश, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यस सर। अब प्रॉब्लम ये रहती है, इससे पहले अभी आप लोग देखो रूरल एरिया में महाराज कुछ नौकरियां तो दियां, सरकारी नौकरियां, इसको ख्याल हो अपना काम करो। 10वीं पास करवाई, 12वीं पास करवाई, चल भी कोई स्किल्स, कोई प्लम्बर का काम सीख रहा है, कोई मिस्त्री का काम सीख रहा है, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई मैकेनिक का काम सीख रहा है, तो वो उसकी पढ़ाई वहीं पे छूट गई। शाबाश। इस सोच के साथ क्या बोला कि भाई कहां नौकरियां मिलेंगी, कहां हम एग्जाम पास करेंगे तो हमें नौकरियां मिलेंगी। तो ये एक कारण है इंडिया में एजुकेशनल। ठीक है, और दूसरी वो काफी हद तक उनकी बात ठीक ही भी है जी, क्योंकि अभी आपको लगता है 4th क्लास की वैकेंसी निकलती है, तो पीएचडी वाले भी क्या करते हैं? शाबाश, अप्लाई करते हैं। तो क्या इंडिकेट करता है बच्चे? इंडिकेट ये करता है कि जो स्किल वो उसने अचीव कर ली, उसके कारस्पॉन्डिंग जॉब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्करेज करता है लोगों को कि व्हाई टू गो फॉर हायर एजुकेशन, व्हाई टू स्पेंड टाइम इन स्कूलिंग। तो अगर वो टाइम स्कूल में स्पेंड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडेक्स में वैल्यू क्या होएगा, वो कम ही आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? शाबाश आप लोग। तो एजुकेशन के ऊपर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है जी हिंदुस्तान को। एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन स्टिल आफ्टर 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, एजुकेशन सेक्टर इज स्टिल इग्नोर इन अवर कंट्री।
अगर देश को तरक्की के आगे ले जाना है, देश को हम लोग चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं जी, हम लोग यूएसए के साथ कंपैरिजन करते हैं जी, तो भाई उनका एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने बहुत काम किया है। देश तभी तरक्की करेगा अगर जे सेक्टर, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे नहीं पा रहे हो जी? आप लोग भी देखते होंगे जी, एजुकेशन सेक्टर स्टिल इग्नोर्ड। सरकारी स्कूलों के बिल्डिंग की हालत देख लो जी आप लोग, यस सर। ठीक है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहां तक लोग इंकरेज नहीं होते जी कि वहां पे हम बच्चा अपना डालें, ठीक है? और HDI वैल्यू इंडिया का हाँ ये भी है जी, ये भी देख लो 0.645 है। लास्ट नाइजीरिया, निगर, और सबसे लास्ट में है निगर, और पहले नंबर पे कौन है जी? नॉर्वे, 0.9, पूरा बोलना 957, ये नॉर्वे का वैल्यू है, ठीक है? तो इंडिया में शाबाश, तो HDI वैल्यू का 131, जे 2020 का रैंकिंग है। तो बड़ा कुछ है जी इंडिया में भी करने वाला, और एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी, ठीक है? ओके, अच्छा एक बात और, चलो इसके साथ जुड़ी हुई है, मैं आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बच्चा आज अगर आपको जॉब, आप पढ़ते, किरण आप क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पर? वाई यू आर स्टडिंग? यू वांट टू सिक्योर ए जॉब, सर यस। राइट? अंजलि, वाई यू आर स्टडिंग? यू वांट टू सिक्योर ए जॉब, राइट? आप सारे के सारे लोग पढ़ रहे हो, और आपने, आपका क्वालिफिकेशन क्या है साहब? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन किरण मीत? सर मास्टर्स और साथ ना में सब्जेक्ट 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। सर मैं MSc ना ना, जोलॉजी। MSc जोलॉजी। अब देखो जी मेरी बात सुनो, अब जोलॉजी वाला बच्चा क्या पढ़ रहा है जी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है जी, हैं? क्या पढ़ रहा है जी? हिस्ट्री पढ़ रहा है जी। अब जो आपने स्किल अचीव किया, जोलॉजी आपने पढ़ा, और उसके बेसिस पे आपको नौकरी नहीं मिल रही। आपको नौकरी मिलेगी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो, आपको नौकरी मिलेगी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो, आपको नौकरी मिलेगी आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे। सीधा आयरनिकल सिचुएशन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये आपको क्या डिस्करेज करेगा? आप बोलोगे, आप शायद बोलते भी होंगे जो आपसे जूनियर होंगे, भाई ग्रेजुएशन करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यस तैयारी सर। करो, डोंट गो फॉर मास्टर डिग्री। भाई हमने कर कर रखा हो, हमें कोई फायदा नहीं हुआ जी उसका। यस बोलते जो नहीं बोलते वैसे? यस सर। यस सर। यही तो हालात है। दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि आपने जो स्किल अचीव किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग जॉब आपको नहीं मिल रहा है। बात समझ आई? और ये है ना, मैं जैसे मास्टर हूं केमिस्ट्री में, तो क्या हुआ, क्या बोला सब? जो चीज आप फेस कर रहे हो वही चीज मैंने फेस की या कर रहा हूं, तभी के एक कारण है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा पा रहा हूं। यस एग्री करते हो या नहीं करते हो सब? तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ Yes, sir. एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि आपने एजुकेशन अचीव कर लिया, अब आपको चाहिए जी लाइवलीहुड चाहिए जी, अब आप पैसा कमाना जी आपको, तो लाइवलीहुड कमाओगे, सरकारी नौकरी की तरफ मूव करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब की तरह अगर आप मूव करोगे तो भाई आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जी? पढ़ो, चल भी पुत्रा, पहले पढ़ हिस्ट्री पढ़, हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो भाई, हैं? चल इकोनॉमिक्स पढ़ो जी, मैथमेटिक्स पढ़ो जी, जम्मू कश्मीर इकोनॉमी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तो ये सब चीजें पढ़ोगे तो फिर एग्जाम होगा जी। फिर एग्जाम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो भाई फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो सीधा सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है जी, सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है? दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। ये कारण है, ये डिस्करेज करता है लोगों को कि आप हायर एजुकेशन की तरफ मत जाओ भाई, ठीक है? बेसिक स्किल, आप बेसिक ग्रेजुएशन करो, ताकि आप हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्या हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ। एलिजिबल हो जाओ, फिर आप अपने घर बैठ के तैयारी करो, और ठीक है, मास्टर डिग्री करना, PhD करना, फायदा कुछ नहीं है जी। आप ऐसा बोलते होंगे, ठीक है? आपने इसको साफ कर दो, इसको मैं साफ कर रहा हूं। सेकंड जो टर्म मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट एंड लॉरेंज कर्व, इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, खास करके लॉरेंज कर्व, राइट? अब सुनना बच्चे ध्यान, किसको लेके बात करता है जी गिनी कोफिशिएंट? ये बात करता है इनकम इनइक्वालिटी को लेके बात करता है गिनी कोफिशिएंट।
ये बात करता है इनकम इनइक्वालिटी को लेके, क्या करता है, बात करता है। एक बात, और इनकम इनइक्वालिटी का मतलब जो है हाउ द वेल्थ ऑफ ए नेशन, हाउ wealth of a nation is distributed, how the wealth of a nation is distributed among resident of a country, among resident of a country, among resident of a country। अब देखो इंडिया में बड़ी ज्यादा इनइक्वालिटी है। एक अगर रिच है तो भाई वेरी रिच, और पुअर है तो भाई बहुत ही पुअर है, खास करके इंडिया जैसे देश में। एक तरफ अंबानी टाइप लोग हैं जी, जो टॉप 10 में अमीर लोगों में आते हैं, और दूसरा शाबाश एज पर वो कौन सा वाला तेंदुलकर कमेटी बताया था आपको, 21% पॉपुलेशन ऐसी Yes, है जो एक दिन का 27 रुपए भी नहीं खर्च कर पा रही है। एक दिन का 27 रुपए ना खर्च कर पाना मतलब आप देखो कितना गरीब होगा जी। और एक तरफ में शाबाश अंबानी टाइप लोग, और एक तरफ में इतने लोग शाबाश जो 27 रुपए भी दिन में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका घर ही नहीं चल पा रहा है। मेरे पॉइंट समझ हो गया? तो कहने का मतलब क्या हो गया शाबाश, इंडिया में ह्यूज क्या है, इनइक्वालिटी, देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी। एक और फैक्ट आपको बताऊं, 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 21% पैसा है जी देश का, 21% ऑफ द मनी। 1% पॉपुलेशन के बाद 21% पैसा है जी देश का। सोचो कितने अमीर लोग हैं जी हिंदुस्तान में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इंडिया में क्या है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी। एक तरफ अंबानी टाइप पीपल और एक तरफ 21% लोग ऐसे हैं एज पर तेंदुलकर कमेटी जो 27 रुपए भी दिन पे खर्च नहीं कर पा रहे। तो गिनी कोफिशिएंट इसी को बताने की कोशिश करता है, गिनी कोफिशिएंट इसी को बताने की कोशिश करता है कि आपके देश में कितना इनइक्वालिटी है। बात समझ आ गई? और गिनी कोफिशिएंट का, अच्छा एक और बात, जे कोफिशिएंट दिया था 1912 में, और जे कोफिशिएंट इनके द्वारा निकल के आया था। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जे कोरैडो, CORRADO, कोरैडो गिनी। इन्होंने इस टर्म को, इन्होंने ये टर्म निकाला था गिनी कोफिशिएंट। अब गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू भी ना ये 0 से 1 अप्रोच करता है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और 1 क्या इंडिकेट करता है शाबाश, 1 इंडिकेट करता है मैक्सिमम इनइक्वालिटी, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, चलो मैक्सिमम इनइक्वालिटी। और 0 क्या हो गया, परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब जितने भी लोग हैं उस कंट्री में सबके पास एक जैसा पैसा हो, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इक्वालिटी। और मैक्सिमम इनइक्वालिटी शब्द वो 1 इंडिकेट करता है, मतलब जैसे हमारी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी तो वो क्या इंडिकेट कर रही होगी, वो इंडिकेट कर रही होगी उस देश में बहुत ज्यादा क्या है, इनइक्वालिटी है, ह्यूज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये बात अभी गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैंने बताया आपको। तो गिनी कोफिशिएंट क्या बता रहा है आपको, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर बात कर रहा है। गिनी कोफिशिएंट किसको लेकर बात कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर बात कर रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब हाउ वेल्थ ऑफ ए नेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, राइट। और इसका जे गिनी कोफिशिएंट जे टर्म निकाला था एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कोरैडो गिनी, और इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और 1 इंडिकेट करता है शाबाश क्या बोला, मैक्सिमम इनइक्वालिटी, और 0 इंडिकेट करता है शाबाश परफेक्ट इक्वालिटी। तो जो वैल्यू जितना 1 को अप्रोच करेगा वो इंडिकेट कर रहा होगा कि हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनइक्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये लिख लेना आपको। अब मैं बात करता हूं लॉरेंज कर्व को लेके, अब मैं बात करता हूं लॉरेंज कर्व को लेके बात करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी लॉरेंज कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉरेंज कर्व।
लॉरेंज कर्व, ठीक है। अब लॉरेंज कर्व क्या बता रहा है बच्चा आपको, बता किसको रहा है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में जानकारी दे। कर्व है तो मतलब ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, ध्यान देना बच्चा। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है ये बता रहा आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वाई एक्सिस किसको लेके बात कर रहा है, वाई एक्सिस बात कर रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात कर रहा है। और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अब देखना, ये ग्राफ आ गया परफेक्ट इक्वालिटी का ग्राफ, ठीक है जी। जैसे मान लू ये 10%, 10%, 20%, 20%, मतलब 10% लोगों के पास क्या है जी, एक जैसा पैसा है जी। 20% लोगों के पास क्या है जी, 20 रुपए है जी, एक ही जैसा समझ लो आप। अगर ये आ गया क्या बोला, ये आप मान लो 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और क्या आ गया जी हमारे पास 100% आ गया। ठीक इसी तरीके से आपको ऊपर जाना, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और ये क्या आ गया हमारे पास 100% आ गया। तो क्या इंडिकेट, दिस इज द ग्राफ ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है, कि एक जैसी पॉपुलेशन के पास क्या है जी, एक जैसा इनकम क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा क्या है जी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ ग्राफ ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी ग्राफ, ठीक है। अब देखो जी, जब इनइक्वालिटी की सिचुएशन होगी तो क्या होगा शाबाश, पॉपुलेशन ज्यादा पैसा कम, पॉपुलेशन ज्यादा है पैसा कम है जी, यही मतलब हो गया ना, ठीक है। मतलब बड़ी, देखो Yes, मैं भी sir. बताता हूँ, ग्राफ ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ जी। ये देखना, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, इसको ऐसे ले जाता हूँ, ये थोड़ा सा, इसको जहां पे जोड़ना है ऐसे करते हैं, देखना बच्चे ध्यान। ये आ गया जी हमारा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व बोलते हैं। अच्छा, ये आ गया इक्वालिटी कर्व, दिस इज इक्वालिटी कर्व एंड दिस इज इनइक्वालिटी कर्व, दिस इज इनइक्वालिटी कर्व। जहां देखना बच्चे, अगर आप यहां पे देखोगे तो क्या दिख रहा है बच्चे आपको, 20% ऑफ द पॉपुलेशन इसके पास पैसा जी क्या है जी, लेस देन 5% पैसा है जी। 30% ऑफ द पॉपुलेशन फिर क्या है जी शाबाश, 10% क्या है जी पॉपुलेशन, ये आगे तक जाना चाहिए था बेसिकली ना, इसको आगे तक 100% पॉपुलेशन, थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ इसको, पॉपुलेशन इस तरफ है ना, मुझे जहां से दिखाना पड़ेगा। तो क्या बता रहा बच्चा आपको, ये देखना, 20 to 30%, 10% पॉपुलेशन है जिसके पास क्या है शाबाश, इतना पैसा है जी। फिर 10% पैसा है, थोड़ा उनका इनकम बढ़ रहा है, और 40 to 50% पॉपुलेशन उनके पास ये पैसा है, जो करते करते 90 to 10% पॉपुलेशन के पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पैसा आ जाएगा, उनके पास पैसा क्या है, ज्यादा है। ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, मेरी ना कर्व कुछ सही नहीं बन रही है, कर्व कुछ सही, मैं फिर से बनाने की कोशिश कर, इस पॉइंट को समझना है, इस पॉइंट को समझना, डाउट होगा तो मेरे से अभी पूछ लेना। एक मिनट, एक मिनट, ये 100% है ना, इसको मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, फिर आसान हो जाएगी डायग्राम, ये ऐसे करता हूँ, ये 100% है, ये
अब इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये कर्व आ गई इक्वालिटी के कर्व। अब मैं ऐसे कर्व दिखा रहा हूं, ऐसे कर्व दिखा रहा हूं, ये ज्यादा बढ़िया। अब देखो, तो ये आगे इक्वालिटी की कर्व, और ये कर्व कौन से आगे सब, इनइक्वालिटी की कर्व। अब देखो इसमें 90 to 10% पॉपुलेशन, इनका इनकम क्या है, एकदम से बढ़ गया है जी, मतलब इनके पास क्या है, ज्यादा पैसा है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास क्या है, बड़ा ज्यादा पैसा है। यहां पे पॉपुलेशन इसके 80 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इतना पैसा है, इतना इनकम है जो उनके पास। तो आप लोग क्या देख रहे हो शाबाश, ज्यादातर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके पास पैसा क्या है, 10% ऑफ द नेशनल इनकम, उससे भी कम पैसा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है शाबाश, एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास बहुत ज्यादा पैसा है और दूसरी पर्टिकुलर सेक्शन के पास क्या है, बड़ा कम पैसा है। इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व। जितनी गहराई होगी दूसरे कर्व में, वो क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि उस देश में उतना ही ज्यादा क्या है, इनइक्वालिटी, उतनी ज्यादा क्या है, इनइक्वालिटी। तो जितनी ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन के नजदीक होगी, वो क्या इंडिकेट करेगी शाबाश, कि उस देश में कुछ ना कुछ हद तक इक्वालिटी है, लोगों के पास में एक जैसा पैसा है, लोगों के पास में क्या है, एक जैसा पैसा है। तो जितना कर्व दूर है, ये इंडिकेट कर रहा है, इनइक्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। जितना ये कर्व इसके नजदीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है शाबाश, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे रिप्रेजेंटिंग इक्वालिटी। शाबाश, पहले बताओ ये समझ आया, किरण मिस समझ आया? यस सर। हाँ जी, शिवाली समझ आया? रविकांत, विश्व, निशांत, अंजलि समझ आया पॉइंट जी? यस सर। पक्का? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को लेके, जो कर्व को लेके जो क्वेश्चन बनता है। लॉरेंस कर्व ना अक्सर एग्जाम में देखता हूं, लॉरेंस कर्व में अक्सर एग्जाम में देखता हूं। अगर मैं इकोनॉमिक्स के 5 पेपर देखूं ना, तो 2 में मुझे लॉरेंस कर्व के ऊपर क्वेश्चन मिलता है कि लॉरेंस कर्व क्या इंडिकेट करती है, किसको लेके बात करती है। जो लॉरेंस कर्व बात करती है, इनइक्वालिटी को लेके बात करती है सोसाइटी। तो देखना, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये इंडिकेट कर रही है इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी, कि देश में एक जैसा पैसा है लोगों के पास। तो जितना जो कर्व नीचे जाएगा जी, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन इनकम जो है 10% से भी क्या है जी, कम है जी। लेकिन जैसे जैसे 50 से 60%, 10% लोगों के पास ये पैसा है जी, 70 से 80% लोगों के पास ये पैसा है जी, लेकिन 90 से 10% लोगों के पास क्या है जी, मैक्सिमम पैसा है। ये लॉरेंस कर्व जो है वो बताने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट एक ही काम को लेकर काम करते हैं, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक आपको समझ आया होगा अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम इंडिकेट करते हैं, उसका मेजरमेंट है एचडीआई। तो जितना ज्यादा एचडीआई होगा उतना ज्यादा क्या बचे, उस देश में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने का मतलब लोग अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे और इन द एंड दे विल बी नेशनल एसेट्स, दे विल बी नेशनल एसेट्स, देश के लिए वो एसेट्स के तौर पे काम करेंगे, राइट। और सेकंड आ गया हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी, और मैं बात कर रहा था कि इनकम इनइक्वालिटी को भी जीडीपी कैलकुलेशन में इग्नोर किया जाता है, उसका बिल्कुल उसकी तो बात ही नहीं होती जीडीपी में, राइट। ओके, अब मैं साफ कर रहा हूं इसको अब मैं साफ कर रहा हूं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो जी, अब जो अगली बात मैंने आपसे करनी है, अगली बात मैंने आपसे करनी है जी, मार्केट इकोनॉमी वर्सेस प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी वर्सेस प्लान इकोनॉमी, एक बात। और दूसरी बात क्या है जी, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब इसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। क्या पढ़ना है जी हमने इसमें, कि मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। यही चीज हमने काम पढ़नी है प्लान्ड इकोनॉमी। इसके फीचर्स क्या हैं, होती क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। लेकिन इसको लेके मैं पढ़ाऊंगा कल, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू भाई। अच्छा, शाम की क्लास जो होगी 4:15 से 4:30 के लगभग क्लास होगी। एक्चुअली क्या है कि मैं लेता हूँ 12th की क्लास 3:15 बजे। तो कई बार क्या होता है कि
क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, 4:30 बजे क्लास खत्म होती है, तो आप वेट कर लिया करो। कल कोई बच्चा नहीं था एक्सेप्ट शिवाली सुदन, ठीक है, लेकिन लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आई होप आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक बात और, Yes, sir. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है, 2 से 3 लेक्चर और होंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो अगला सब्जेक्ट क्या शुरू करना है या नहीं करना है, प्लीज डू इन्फॉर्म मी, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डू इन्फॉर्म, शेयर योर ओपिनियन आल्सो। कल एक बच्चे ने शेयर किया था बिशप ने कि सर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ाओ, बाकी बच्चे भी अपना ओपिनियन दो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, sir.